नमस्कार दोस्तों। संप्रभुता के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पहले हमने परिभाषाएं देखी, उसके लक्षण देखे। इसके आगे की वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी की बात की हमने, पॉलिटिकल लीगल सॉवरेनिटी की बात की हमने। तो संप्रभुता के विषय में आगे बढ़ते हुए आज हम इसमें लॉ एंड मोरालिटी जो एक टॉपिक दिया हुआ ये भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि यह भी संप्रभुता से संबंधित है और एक संप्रभु शासक के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है। यह आपको समझ में आएगा, इन दोनों बातों का, कानून और नैतिकता। तो इनमें एक संबंध है और ये संबंध अगर स्थापित करते हुए शासक चले तो बहुत ही अच्छे तरीके से संप्रभुता सफल हो पाएगी, अच्छे तरीके से शासन हो पाएगा, चल पाएगा। तो इसलिए हम लॉ एंड मोरालिटी की आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लॉ। Law is the principles and regulations established in a community by some authority and applicable to its people, whether in the form of legislation or the custom and policies recognized and enforced by judicial decision. कानून किसी प्राधिकारी द्वारा किसी समुदाय में स्थापित किए गए सिद्धांत और नियमन हैं जो कि लोगों के लिए लागू होते हैं, चाहे वे कानून के रूप में हो या न्यायिक निर्णय द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज मोरालिटी। मोरालिटी इट इज द रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट इज स्पेसिफाई व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में हमें नैतिक रूप से हमें समझ में आता है। हम इसमें मोरालिटी की जब बात करते हैं तो क्या सही क्या गलत हमें पता चलता है। तो ये एक रूल ऑफ कंडक्ट है जो स्पेसिफाई करता है कि व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट। तो ठीक, चलिए दोस्तों, इसको हम समझते हैं कि एक्चुअली में क्या बताना चाह रहे हैं लॉ एंड मोरालिटी में। तो कानून और नैतिकता अगर हम देखें, दोनों अपने अपने ढंग से हमारे व्यवहार के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं। कई लोग समझ नहीं पाते लॉ एंड मोरालिटी क्या है। अलग अलग चीजें हैं कि एक है कि क्या है, इनमें संबंध है या नहीं है। तो कानून और नैतिकता दोनों को हमें जानना जरूरी है, इसलिए आप इसके व्यवहार को समझिए कि ये क्या बताना चाहते हैं। इसको ध्यान से समझिए और नोट डाउन करते चलिए। इसको हम संक्षिप्त रूप से ही समझेंगे लॉ एंड मोरालिटी क्या है, और आप पॉइंट वाइज समझ पाएंगे। तो आप नोट करते चलिए कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि कानून और नैतिकता दोनों अपने अपने ढंग से हमारे व्यवहार के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं। नैतिकता की भावना हमें दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना सिखाती है। नैतिकता एक ऐसी भावना जो हमें व्यवहार सिखाती है दूसरों के प्रति, कि हमें व्यवहार कैसे करना है। कानून भी हमें दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करने का ही निर्देश देता है। अतः कह सकते कि आदर्श कानून वह होगा जो हमारी नैतिक मान्यताओं के अनुरूप हो। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि कानून और नैतिकता में संबंध भी है। जरूरी है कानून हो तो उसमें नैतिकता का भी पालन हो, नैतिक तरीके से उसका प्रयोग हो। अधिकांश मामलों में हमारी नैतिकता की भावना हमें कानून का पालन करने की प्रेरणा देती है। आदर्श कानून सबके कल्याण की इच्छा को व्यक्त करता है। अगर कानून आदर्श रूप में है तो वह क्या है, सबके कल्याण की इच्छा को व्यक्त करेगा। अगर निरंकुश हो जाएगा तो, अगर कोई शासक है जो वह कानून बना रहा है, कोई संप्रभुता की अपने गलत प्रयोग कर रहा है, तो फिर क्या होगा, उस देश में सबकी इच्छा व्यक्त नहीं हो पाएगी, सबके कल्याण की चर्चा नहीं हो पाएगी। इसीलिए आदर्श कानून सबके कल्याण की इच्छा को व्यक्त करता है। तो कानून आदर्श होना चाहिए। परंतु कभी हमारा सामना ऐसे कानून से भी हो सकता है जो स्वयं अन्यायपूर्ण हो। तो ऐसी हालत में हमारी नैतिक भावना हमें अनुचित कानून का विरोध करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए नैतिकता का हमेशा साथ होना जरूरी है। इस तरह महात्मा गांधी ने अपने व्यावसायिक जीवन के आरंभिक दौर में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का जो रूप देखा वह अन्यायपूर्ण कानून का, हम कह सकते कि यह जीता जाता उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। तो रंग भेद की नीति क्या है यह सब वैसे जानते होंगे, पर बता दूं कि यह वह कानून जिसके अंतर्गत दक्षिणी अफ्रीका में
अश्वेत जातियों को श्वेत जातियों से हीन मानकर सुख सुविधाओं और उन्नति के अवसरों से वंचित रखा जाता था। यह कानून 1948 में बना था, जिसे एक लंबे और गहन संघर्ष के बाद 1994 में निरस्त किया जा सका। तो हम इसे एक जीता जाता उदाहरण देख सकते हैं। गांधी जी ने उसके विरोध का बीड़ा उठा लिया। फिर भारत में उनका सामना ब्रिटिश राज के अनेक अन्यायपूर्ण कानूनों से हुआ। यहाँ उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा के विचार को कार्य रूप दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत नेता, जिनके नाम को हम सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है वो मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी को बहुत ही प्रमुख स्थान मिला है हमारे इतिहास में। तो मार्टिन लूथर जो किंग ने अब कानून के क्षेत्र में अश्वेतों के प्रति भेदभाव का जमकर विरोध किया। कानून का सरोकार मनुष्य के बाह्य कार्यकलाप से है। एक्सटर्नल एक्शन की बात करते हैं। एक्सटर्नल जो एक्शन होते हैं वह कानून से सरोकार होते हैं, उसकी आंतरिक प्रेरणाओं से नहीं, इंटरनल मोटिव से नहीं होते। जबकि यहाँ नैतिकता का स्रोत मनुष्य की अंतरात्मा से है। चाहे उस मनुष्य कार्य रूप दे पाए या ना दे पाए, चाहे उससे अगर मनुष्य जो है कार्य रूप दे पाए या ना दे पाए, तो नैतिकता का स्रोत क्या है? मनुष्य की अंतरात्मा से। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि ईर्ष्या, कृतज्ञता और कपट वृत्ति नैतिक दृष्टि से हेय और निंदनीय है। परंतु जब तक कोई मनुष्य इन भावनाओं से प्रेरित होकर कानून का उल्लंघन नहीं करता, तब तक कानून की ओर से उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नैतिकता मनुष्य के लिए अन्य मनुष्यों तथा वातावरण के अन्य तत्वों के प्रति कुछ कर्तव्य निर्धारित करती है। हालांकि कानून के स्तर पर इन सब कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता। कानून हमें कुछ अनैतिक कार्य करने से रोक सकता है, परंतु वह हमारे नैतिक चरित्र को उन्नत नहीं कर सकता। वह हमें क्या है कि नैतिकता हमें खुद से स्वयं से अपने व्यवहार में लानी होती है। हमें समाज से सीखना होता है, हमें स्वयं से सीखना होता है, हमें शिक्षा से उस चीज को अपने अंदर साबित करना होता है। हमें उस चीज की समझदारी होनी चाहिए। नैतिकता हमारे स्वयं के व्यवहार में झलकनी चाहिए। तो नैतिक चरित्र को वह क्या है, उन्नत नहीं कर सकता। हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए उपयुक्त शिक्षा और स्वस्थ संस्कृति परिवेश का निर्माण बेहद आवश्यक है। कानून अपने प्रवर्तन के लिए बल प्रयोग पर आश्रित है, जबकि नैतिकता को आंतरिक प्रेरणा से बल मिलता है। यानी कि कानून क्या है, अपने प्रवर्तन के लिए फोर्स, बल प्रयोग पर आश्रित है, जबकि नैतिकता में ऐसा नहीं है, वह आंतरिक प्रेरणा से बल मिलता है उसे। यदि कोई व्यक्ति अपनी नैतिक मान्यता के कारण किसी कानून का पालन नहीं करना चाहता, तो यह आशा की जाती है कि वह दंड के भय से कानून का पालन करेगा। भाई पनिशमेंट मिलने का भय होगा तो वह क्या है, कानून का पालन करेगा। कानून की अवहेलना करने वालों को दंड दिया जाता है, परंतु नैतिक भावना की अवहेलना करने वाले को अपनी अंतरात्मा की कचोट सहनी पड़ेगी। उसे सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा या उसके नाम पर धब्बा लग जाएगा। कानून के निर्देश प्रायः सीधे और स्पष्ट होते हैं। आप ये सब पॉइंट नोट करते जाइएगा। तो पहला, इसमें जब हमने पहला बताया था आपको कि ये क्या है, कानून का सरोकार मनुष्य के बाह्य कार्यकलाप से है और मनुष्य की अंतरात्मा से नैतिकता का स्रोत। दूसरी बात हमने क्या की कि कानून अपने प्रवर्तन के लिए बल प्रयोग पर आश्रित है, जबकि नैतिकता को आंतरिक प्रेरणा से बल मिलता है। हम तीसरी बात करते हैं कि कानून के निर्देश प्रायः सीधे और स्पष्ट होते हैं, परंतु नैतिक मानदंड कभी कभी विवादास्पद और संदिग्ध हो सकते हैं। ये मानदंड देश काल के साथ बदल जाते हैं। समाज की नैतिक चेतना का विकास धीरे धीरे होता है, वह दबे पांव आगे बढ़ती है। यूं तो जल्दी से एकदम अचानक से ही नहीं सीख जाते। नैतिक चेतना समाज में भी बहुत वक्त लगता है, क्योंकि यह हर एक अलग अलग मनुष्यों पर निर्भर करता है।
कि वो कितनी जल्दी किस बात को सीख पाता है, या नैतिक उसकी चेतना कितना मतलब उस चेतन अवस्था उसकी कितनी सही है और वह सीख पाता है चेतना, नैतिक चेतना को। तो यह क्या है, देश का के साथ क्या है, बदलते रहते हैं मानदंड, लेकिन समाज की नैतिक चेतना का विकास भी धीरे धीरे होता है, वह दबे पांव आगे बढ़ती रहती है। परंतु कानून में प्रायः एकाएक परिवर्तन कर दिया जाता है। पुराने कानून की जगह रातों रात हम देखते हैं कि नया कानून लागू हो जाता है। और वही नैतिक चेतना का हमने क्या बोला कि वह धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी विकास धीरे धीरे होती है, लेकिन कानून अगर परिवर्तित होना चाहे तो वह रातों रात भी बदल जाता है। तो साधारणतः कानून का परिवर्तन नैतिक चेतना के विकास का संकेत देता है। कभी नैतिक चेतना पहले विकसित हो जाती है और उसके अनुरूप कानून के परिवर्तन में देर लगती है, कभी कानून में परिवर्तन पहले हो जाता है और उससे जुड़ी नैतिक चेतना धीरे धीरे विकसित होती है। तो कभी कभी हमारी नैतिक मान्यताएं अंधविश्वास या ऐसे विचार पर आधारित हो सकती है जो पुराना पड़ चुका हो। तो ऐसे हालात में कानून समाज सुधार की दिशा में पहल कर सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं बाल विवाह है, सती प्रथा है, बंधुआ मजदूरी, अस्पृश्यता और दहेज प्रथा आदि ऐसी जैसी कुरीतियां जो हैं, कुरीतियों के निराकरण का विचार सबसे पहले कुछ गिने चुने समाज सुधारकों के मन में आया। उन्होंने इसके लिए उपयुक्त कानूनी परिवर्तन को ही बढ़ावा दिया। अपेक्षित कानून बन जाने के बाद इस दिशा में नैतिक चेतना के विस्तार को बल मिला। पहले कानून को बनाने पे चर्चा की गई, कानून का विस्तार हुआ, बाद में फिर नैतिक चेतना के विस्तार पर भी बल मिला, फिर बल दिया गया। उसके बाद में फिर कुछ कानून सार्वजनिक व्यवस्था को कायम रखने या केवल सुविधा के साधन के रूप में अपनाए जाते हैं, अतः वे नैतिक दृष्टि से क्या उदासीन होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि किसी देश में यातायात के नियम हमें बाईं ओर चलने के निर्देश दे सकते हैं या दाईं ओर चलने का। नैतिकता केवल यह मांग करती है कि ऐसे नियम सब पर समान रूप से लागू होने चाहिए ताकि वे सबकी सुविधा और सुरक्षा के अनुकूल सिद्ध हो। तो क्या है कि नियम बताए जा सकते, लेकिन उसको खुद से हमें समझना होगा, हमारे समझ से हमें उसका पालन करना होगा। और नैतिकता का अगर है आपके विचार में, एक व्यवहार में, तो वो आपको खुद से समझदारी से आप अपने निर्णय को सही तरीके से ले सकते हैं। तो देखा जाए कि जैसे चूंकि हमारा अधिकांश सामाजिक जीवन कानून से नियमित होता है, इसलिए जरूरी है कि हमारी नैतिक चेतना में जैसे जैसे परिवर्तन हो, कानून में भी अनेक परिवर्तन कर देना चाहिए। तो जो कानून हमारी नैतिक चेतना के विरुद्ध होगा वह अत्याचार पूर्ण सिद्ध होगा। लोग न केवल उसका विस्तृत उल्लंघन करेंगे बल्कि उसे निष्प्रभाव करने के लिए सारी व्यवस्था को उखाड़ भी फेंकेंगे। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि जो कानून और नैतिकता का एक संबंध भी है, और कानून और नैतिकता दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। एक प्रश्न भी आता है कि कानून और नैतिकता में क्या संबंध है, बताइए, रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। ये आपको जानना ज़रूरी है। आप इसमें और भी पॉइंट्स अपने से बढ़ाकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि कानून क्या है। कानून के आप कुछ डेफिनेशन से दीजिएगा 2-3, और मोरालिटी को भी आप डेफिनेशन देकर उसको मीनिंग डेफिनेशन, और फिर बता सकते हैं कि उसके जो डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं, या फिर रिलेशन जो इसमें है उसको बता सकते हैं कि लॉ एंड मोरालिटी दोनों को साथ लेकर अगर एक संप्रभु शासक चले तो किस तरीके से देश में एक व्यवस्था बनी रहेगी और अच्छे तरीके से कानून का पालन होगा, साथ ही नैतिकता का व्यवहार भी आपके साथ होगा और एक संप्रभु निरंकुश भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात यह है कि हमें संप्रभुता के इस जो विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हमको कानून और नैतिकता के बारे में इसलिए भी जानना जरूरी था, क्योंकि कानून और नैतिकता दोनों में संतुलन बनाकर जब तक एक शासक या एक संप्रभु शासन नहीं चलाएगा, तभी हम कह सकते कि जब तक चलाएगा तभी उस राज्य के या उस देश की संप्रभुता को सफलता मिलेगी। अन्यथा हम यह नहीं कह सकते कि वह सफल होगा, क्योंकि सफल हो भी जाएगा तो क्या होता कि पहले हम देखते निरंकुश शासक का जो एक कॉन्सेप्ट था, निरंकुश थे शासक, जिसमें हम
निरंकुशता की बात करें तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब कानून अगर जैसे मैंने ऑस्टिन का जो आपको कोटेशन बताया कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। तो जब संप्रभुता को, जब कानून बनाने जो संप्रभु है, जो शासक है, उसको अगर वहाँ के कानून बनाने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का अगर हक मिला है उसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह निरंकुश हो जाएगा, उसका फायदा उठाएगा और किसी भी तरीके से अपने शासन को चलाएगा, जनता के कल्याण में बात नहीं करेगा। इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं ना, जिस तरीके से हिटलर, मुसोलिनी और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको हम देखते हैं कि वो बिल्कुल निरंकुश शासक की तरह सबके सामने आए जनता के, तो उन्होंने जनता के कल्याण पे उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये कह सकते हैं कि अगर निरंकुशता शामिल हो जाती है संप्रभुता में, एक संप्रभु शासक में निरंकुश शासक के हमें लक्षण दिखने लगते हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलेगी। इसीलिए जो ये कानून और नैतिकता के टॉपिक को इसमें रखा गया है, वह इसीलिए रखा गया कि हमें समझना ज़रूरी है कि कानून है, ठीक है, लेकिन कानून का पालन करना भी ज़रूरी है। और जो कानून संप्रभु की आज्ञा हम समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक संप्रभु बिल्कुल निरंकुश हो जाए और नैतिकता का पालन ना करे। तो हम ये कह सकते हैं लास्टली कि हम कानून और नैतिकता में अगर बैलेंस बना के चलें तो हर देश का शासक उस अपनी संप्रभुता को बचाकर चल सकेगा और सफलता उससे प्राप्त होती रहे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। और लॉ एंड मोरालिटी पे भी कभी संक्षिप्त रूप से प्रश्न आ जाता है, तो आप इसके रिलेशन को और इसमें जो अंतर आता है इसको आप बिल्कुल अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में लॉ एंड मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको आसानी हुई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सोवेनिटी में, जिसमें हम ऑस्टिन की सोवेनिटी, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए इस संबंध में, उस पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।